हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक और आज हम क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। आज पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में। और मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इससे पहले के जो टर्म्स थे मैंने इनको आपको बता दिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम जो टॉपिक है वो टॉपिक पढ़ेंगे पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। ठीक है, पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ पढ़ेंगे आज। ठीक है, और इसके ऊपर का मैंने सारा पढ़ा दिया आपको, वो आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पादपों, देखो कहने का मतलब क्या है कि पादपों मतलब पौधों में पोषण की अन्य विधियाँ। दूसरी कौन कौन सी विधियाँ हैं पोषण की, जिनसे उन्हें पोषण मिलता है। ठीक है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी विधियाँ हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते। हाँ, ऐसे बहुत से पौधे होते हैं ना जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। अब देखिए क्लोरोफिल होगा तभी तो खाना बनेगा। अब बात करते हैं क्लोरोफिल की। भैया पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो सूर्य की किरणों को क्या कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है, और वो जो एनर्जी होती है वो खाना बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। तो वही चीज़ है। तो वो चीज़ अब क्या होती है, अगर वही चीज़ अगर पौधों में नहीं होगी, अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा पौधों में, तो खाना नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते, नहीं बना पाते। संश्लेषण होता नहीं बना पाते। वे कैसे जीवित रहते हैं? तो वो जीवित कैसे रहते हैं जब वो खाना ही नहीं बना पाते, तो वो जीवित कैसे रहते हैं फिर वो? ये बहुत अच्छा सवाल है ना। देखते हैं। तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो वो अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं वो जब वो नहीं बना सकते तो। ठीक है, तो मनुष्य एवं अन्य, यहाँ पे देखिए मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप मतलब ये पौधे हमारे ही तरह, हमारे और कई जानवरों की तरह ही ये पौधे भी अपने पोषण के लिए अन्य पौधों मतलब पादपों मतलब अन्य पौधों पर निर्मित खाद्य पर निर्भर करते हैं। कि जो रेडीमेड खाना होता है, जो पौधे द्वारा बनाए जाते हैं खाने, उन पे हम निर्भर करते हैं। जैसे हम भी तो भाई वेजिटेबल्स खाते हैं, साग सब्जियां खाते हैं हम भी। वो कौन बनाता है? पौधे बनाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं जो हम भी डिपेंड करते हैं, वैसे ही पौधे भी। जो वो पौधे जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, जो दूसरे पौधों के खाने पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी पौधे कहते हैं। और वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब कि विषमपोषी का मतलब समझ चुके हैं हम कि ये मतलब वो प्रोसेस हो गया, वो तरीका हो गया जिससे वो दूसरे पौधों द्वारा बनाए गए खाने को खाते हैं। ठीक है, अब देखिए चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? 1.5 की बात कर रहे हैं, ये रहा 1.5। ठीक है, अब 1.5 में पीली रंग की रस्सी से संरचना आप देख रहे हैं। आप भी जब भी कभी स्कूल जाते होंगे या कभी भी आसपास जब भी कहीं जाते होंगे तो आप देखते होंगे पेड़ों के ऊपर ऐसे क्या होते हैं, लगे रहते हैं। ठीक है, ये अमरबेल होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो देखिए अब इसके बारे में पढ़ेंगे ये होता क्या है। ठीक है, हमने देख लिया 1.5 में देख लिया। ठीक है, उसके बाद को ध्यान से देखिए, 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रही है। ये रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना जो है ये दिखाई दे रही है ना। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? जिस पर ये आरोहित होते हैं वे पादप परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो जिसके ऊपर ये आरोपित होते हैं मतलब जिसके ऊपर ये चढ़े हैं, ये किसके ऊपर चढ़े हैं? ये इस पौधे के, ये इस प्लांट के मतलब कि इस पेड़ के ऊपर चढ़े हैं, तो ये परपोषी हो गए। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे देखा है क्योंकि अमरबेल जैसे पौधे मतलब पादप का मतलब पौधे परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। देखिए कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे सीधा बात यह है कि अमरबेल जैसे परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं और इन्हें परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो परजीवी क्यों? परजीवी वो जो क्या करते हैं, जो किसी पौधे के ऊपर रहते हैं, उन्हें सबसे पहले तो किसी पौधे के ऊपर जब ये अमरबेल चढ़ जाते हैं तो उन्हें परपोषी कहते हैं। ठीक है, समझ गए ये बात? अपरपोषी कहते हैं। अब परजीवी क्या होते हैं? परजीवी वो जीव होते हैं जो क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर या दूसरे पेड़ों
पौधों पर डिपेंड होते हैं, वहाँ से वो जितना भी उस पेड़ के अंदर न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व होता है, वो क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पौधा है या वो जो पेड़ है वो सूखने लगता है, वो कमज़ोर हो जाता है, वो फिर ख़त्म हो जाता है वो। ये अमर बेल क्या करते हैं, ये इसके ऊपर चढ़ गए, अब यहाँ से ये न्यूट्रिशन खींचेंगे, यहाँ से इसके पोषक तत्व खींचेंगे, और तब तक खींचेंगे जब तक ये पूरा ख़त्म ना हो जाए। और ये ऐसे खींच खींच के बड़े होते रहते हैं, पूरी तरह फैल जाते हैं, पूरे पेड़ों पे फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब कि डेंजर होता है, वो खतरनाक होता है इन पौधों के लिए, ये अमरबेल जो होते हैं, ये परजीवी होते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु क्या हम और अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? देखिए, अगर देखा जाए ना, तो इसने क्वेश्चन पूछा है, तो हमको इस पर विचार करना चाहिए, अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये भी कह रहा है कि हम भी परजीवी हैं, तो देखिए हम भी दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बात है, देखिए अब इसी बात पे पहली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त मतलब खून चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी है? देखिए क्वेश्चन इसने काफ़ी अच्छा पूछा है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है, क्या आपने ऐसे पादपों मतलब क्या आपने ऐसे पौधों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, खाते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। हाँ, बहुत से रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे पौधे देखेंगे जो कीड़ों को खाते हैं, है ना। बहुत से ऐसे आपने पादप को देखा, पौधों को देखा हो जो जानवरों को खाते हैं। ठीक है, क्या यह विस्मयकारी नहीं है? मतलब ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं? क्या वो हरे हो सकते हैं क्या, या फिर उनका कोई दूसरा रंग हो सकता है? ये सब पूछ रहे हैं। तो क्या कह रहा है, चित्र 1.6 के पादपों को देखिए, इसकी घड़े घड़े मतलब घट के सामने दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। मतलब 1.6 की बात कर रहा है कि जो ढक्कन जैसा दिख रहा है, ये रूपांतरित भाग है इसका। ठीक है, इस प्लांट का ये रूपांतरित भाग, ढक्कन जैसा खुला रहता है, कोई भी कीड़ा आता है यहाँ पे बैठता है तो ये ढक्कन नीचे बंद हो जाता है और ये यहाँ अंदर चला जाता है कीड़ा। ठीक है, और इसे खा लेता है, पचा लेता है। ठीक है, तो ये यही वाली बातें कर रहा है। क्या बोल रहा है बोल रहा है कि हाँ, ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। ठीक है, चित्र 1.6, ये 1.6 है चित्र 1.6। पादप को देखिए, इसकी घट के सामने दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष का मतलब ये ऊपर वाला, पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। देखिए, घड़े शीर्ष का मतलब होता है ऊपर वाला, तो ये घड़े का ढक्कन देख रहेंगे आप, ढक्कन जैसा। ठीक है, तो ये क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे कोई भी कीड़े वाड़े बैठेंगे तो ये ढक्कन सीधा अचानक से नीचे गिर जाएगा, फिर ये इसके अंदर चले जाएंगे कीड़े। ठीक है, और फिर ये पचा लेगा। ठीक है, शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन जैसा बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं। ठीक है, अर्थात अधोमुखी होते हैं। देखिए अंदर की साइड, ये देखिए अंदर की साइड बिल्कुल। ठीक है, अंदर की साइड ऐसे घूम रखे हैं पूरे। ठीक है, ये यहाँ से गिरता है, यहाँ से पचाते हुए फिर यहाँ पे आके यहाँ पचा लेता है यहाँ पे खाना। ठीक है, उसके बाद क्या है, खाना पचा लेता है। ठीक है ना, जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाते हैं। घड़े के उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, अब इसकी जो दीवारें हैं, इसकी ये जो दीवारें आप देख रहे हैं, इसकी दीवारें हैं, ये पाचक रस निकालती है। उससे क्या होता है, यहाँ जो भी कीड़े होंगे वो पच जाएंगे फिर यहाँ पे। ठीक है, कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। तो कीट भक्षी पादप मतलब वो पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन हो सकती है, इसकी परिभाषा, कि कीटों का भक्षण करने वाले पादप को कीट भक्षी पादप कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, अब उसका वीनस फ्लाई ट्रैप एक नाम है, ये वीनस फ्लाई ट्रैप अथवा संड्यू कीटभक्षी। ठीक है, पादपों के दो अन्य उदाहरण, इन ऐसे जैसे जो कीटभक्षी पादप है इनके दो उदाहरण हैं। ठीक है, कौन सा, एक तो वीनस फ्लाई ट्रैप और एक संड्यू कीटभक्षी पादप। ठीक है, इस बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो बूझो कहता है, बूझो भ्रमित है, मतलब थोड़ा कंफ्यूज है। यदि घटपणी हरा होता है तो
हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, तो ये कीटों का भक्षण क्यों करता है? अगर ये हरे कलर का है और प्रकाश संश्लेषण में मतलब सूर्य की किरणों में सूर्य की किरणों में संपादित होता है, क्यों लेता है, सूर्य की किरणें लेता है, तो ये फिर क्यों कीटों का भक्षण कर रहा है? अपना खाना खुद क्यों नहीं बना लेता ये? ठीक है, जब इसके बाद ये चीज़ें मिल रही हैं, सूर्य की किरणें मिल रही हैं, हरा भी है ये, तो हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है ना। तो क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है, मतलब क्यों ऐसा करता है? फिर वो कीड़े क्यों खाता है, खुद क्यों नहीं बनाता? तो क्या ये संभव है कि इस प्रकार के पौधों को मृदा मतलब मिट्टी से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है? तो कह रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ तो नहीं है कि उनके ज़मीन में से जो मिट्टी है उसमें से इन्हें सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते जो खाना बनाने के ज़रूरी होते, कहीं ऐसा तो नहीं है? तो ये पूछ रहे हैं, है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर हम पढ़ें मृत जीवी, क्या, एक मिनट, हाँ, मृत जीवी, ठीक है। अगर हम मृत जीवी पढ़े तो मृत जीवी का मतलब क्या हो गया? आपने बाजार में छत्रक मतलब मशरूम आपने देखे होंगे, बाजार में बिकते देखे होंगे, ठीक है। 1.7 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है। ये मशरूम्स देख रहे हैं आप, ये मशरूम्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसने बोला मशरूम देखे होंगे, हाँ देखे हैं। वर्षा के दिनों में, अब कह रहे हैं कि वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाएं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। हाँ बिल्कुल देखे हैं हमने। एक या तो पेड़ के नीचे जड़ के साइड या तो ऊपर टहनियों पे क्या होते हैं, गुच्छे जैसा बन जाता है ना। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु मतलब जीने के लिए, जीवन जीने के लिए इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है। अब इन्हें कौन सा पोषक की आवश्यकता होती है इन्हें जीने के लिए, और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान भूख नहीं होती, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते। पूछ रहा है क्वेश्चन, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, क्लोरोफिल नहीं होता क्या इनके अंदर? अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन है इसका, जो मशरूम की बातें कर रहे हैं, क्या ये खाना नहीं बना सकते, क्या ये हरे रंग के नहीं होते, क्या ये क्लोरोफिल इनके अंदर होता है या नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे सवाल हैं इनके। चलिए देखते हैं। तो आपने अगर देखिए, अब मैं आपको अगर बताऊं तो आपने देखा होगा क्रियाकलाप 1.2 की बात अगर मैं करूं तो क्या कह रहा है क्रियाकलाप 1.2, ब्रेड मतलब डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें, इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 या 3 दिन के लिए रख दी। नम जहाँ पे मतलब कि थोड़ी नमी हो, ठीक है, थोड़ी मतलब बहुत सूखा उखा ना हो, थोड़ी नमी हो, ठीक है, गीलापन हो, अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचनाएं ना दिखाई देने लगे, ठीक है। उसके बाद ये धब्बे किस रंग के हैं, किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। देखिए कि उस ब्रेड पर क्या फ़र्क आया है, कौन सी चीज़ें फफूंदी लगी है, क्या लगा है, उसको आपको माइक्रोस्कोप से देखना है, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में, और उसके बाद जो भी आपने देखा, जो भी आपको लगा कि इसमें चेंज हुआ है, वो आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। हो सकता है कि आपको उसके ऊपर रुई के धागे जैसे संरचनाएं दिखाई देंगी, ठीक है, बनी हुई दिखाई देगी, फफूंदी, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये ऊपर से ये येलो कलर का ये जो देख रहे हैं, है ना, रुई जैसी संरचना होती है, ठीक है। ये जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, या तो कवक नहीं तो फंजाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फफूंदी तो, ठीक है, रोएं जैसे होती है, बिल्कुल, ठीक है। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है, ठीक है। ये मृत एवं विघटनकारी मतलब सड़ने वाले, कह सकते हैं कि ये मृत मतलब मरे हुए और सड़ने वाले वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। मतलब जैसे आप बोल सकते हैं कोई मरा हुआ जीव हो गया या कोई सड़ी हुई चीज़ हो गई, उस पर ये लोग रहते हैं और क्या करते हैं, उस पर जो रस होता है, पाचक रस होता है, वो क्या करते हैं, खाते हैं ये लोग, ठीक है। बात तो समझ में आ गई होगी आपको। तथा उसे साधारण में विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल, एकदम उसको कन्वर्ट कर देंगे, जैसे पहले था वैसा नहीं रहेगा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल चेंज कर देंगे। तत्पश्चात उसके बाद वे इस विलयन का भोजन के रूप में शोषण करते हैं। वो उसको अपने हिसाब से क्या करेंगे, उस सड़े गले खाने को अपने हिसाब से बदल कर वो उसके हिसाब से फिर खाते हैं वो, ठीक है। जैसे वो पहले है ब्रेड वैसा वो नहीं खाते, पहले सड़ जाएगा, गल जाएगा, उसके ऊपर पाचक रस आ जाएगा,
वो अपने हिसाब से थोड़ा उसको चेंज करेंगे, उसके हिसाब से वो खाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की पोषण प्राणी को जिसमें जीव, देखिए, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषण कहलाती है। तो मृतजीवी पोषण का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, मतलब कि वह जीव या जिसमें जीव किसी मृत मतलब मरे हुए और गड़े मतलब गले सड़े, ठीक है, खानों से अगर वो अपना पोषक तत्व, अपना पोषण, अपना खाना प्राप्त करता है तो उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, ये तो पहला था। दूसरा क्या हो गया कि मृतजीवी पोषण प्राणी का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। तो मृतजीवी वो जो सड़े गले खाने और जो मरे हुए जीव जंतु से के ऊपर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कवक, फंजाई, समझ रहे हैं, आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं ये कवक जो होते हैं। ठीक है, ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं शुष्ण है। ठीक है, शुष्ण है, जो नमी जैसे एरिया होता है ना, वहाँ पे भी उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। देखिए, वर्षा ऋतु में हर जगह ना नमी रहती है। ठीक है, पानी की ओस रहती है, बूंदें रहती है, तो उस जगहों में ये लोग जल्दी पनपते हैं ये लोग। ठीक है, इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट एवं अनुपयोगी हो जाती है। तो आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में कभी भी बारिश का मौसम होता है तो उसमें कई सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, वो इन कवकों की वजह से ही होती हैं। ठीक है ना, अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब देखिए, अब पहली क्या कह रही है, पहली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, किसी पार्टी वार्टी के लिए, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए पहनती थी, वर्षा ऋतु मतलब कि बारिश के मौसम में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु मतलब कि बारिश के मौसम में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं, कैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो जानना चाहती है। ठीक है ना, अब देखिए, सामान्यता कवकों के विजाणु वायु में उपस्थिति होते हैं। जो कवकों के विजाणु होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल, तो वायु में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं शुष्ण है, ठीक है, जिसके अंदर ड्रॉप्स पानी की होती हैं, वो हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। वो अंकुरित हो जाएंगे और नए नए अपने जैसे कई सारों को जन्म देने लगते हैं। ठीक है, क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये सोचने वाली बात है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे बूझो बोला, बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी, खराब हो गई थी। वह जानना चाहता है कि ये कवक रोग कारक, ये जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं, रोग मतलब कि बीमारी फैलाते हैं। देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहली ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक मतलब कि मशरूम जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो कुछ कवक जैसे पौधे, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते, बीमारी पैदा करते हैं। कुछ कवक ऐसे होते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में मतलब कि मेडिसिन बनाने में भी काम होता है, औषधि के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत से जीव हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास मतलब कि अपना रहने की जगह एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर अपने पोषक तत्वों को बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब उदाहरण भी देंगे कि वे जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास, अपनी जगह और अपने पोषण, अपने खाने पीने की चीज़ों को आपस में बांटते हैं, उन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, है ना, जो हमारे जड़ें होती हैं पेड़ों की, उसमें रहते हैं और वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, और जो वृक्ष होते हैं वो कवक को पोषण प्रदान करते हैं, वही उसी पेड़ों से वो अपना पोषण ले लेते हैं। बदले में उन्हें जल एवं पोषणों का अवशोषण में सहायता मिलती है। और बदले में क्या होता है कि वो जो पेड़ पौधे जो जल और जितने में कार्बन डाइऑक्साइड और जो पोषण लेते हैं उनकी हेल्प कर देता है ये कवक। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि वृक्ष के लिए मतलब जो वृक्ष है
उसके लिए इस संबंध का विशेष महत्व है, बिल्कुल बहुत विशेष महत्व है कि पेड़ ने उसको पोषण दिया और उस कवक ने उस पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड और सारे जल और जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो उसको दे दिए। ठीक है, तो एक दूसरे के लिए इन्होंने क्या करा, एक संबंध बना दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाइकेन लिखा है, तो लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होते हैं, इनमें से एक शैवाल होता है। लाइकेन कहे जाने वाले दो जीव होते हैं, इन दो जीवों में दो भागीदारी होती है, इनमें से एक का होता है, एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। ठीक है, अब देखिए शैवाल में जो है क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, अब उस शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि 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 कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता। अब कोई आपसे पूछे कि शैवाल और कवक में अंतर बताइए, तो आप बोल सकते हैं कि शैवाल में क्लोरोफिल होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, पानी एवं पोषण तत्व उपलब्ध कराता है। कौन कराता है, कवक कराता है। किसको, देखिए जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, कवक शैवाल को प्रोवाइड करवाता है। ये जो कवक है वो शैवाल को खाना, रहने की जगह, पानी सब कुछ देता है। ठीक है, तथा बदले में शैवाल जो है वो क्या करता है, शैवाल जो है क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जब प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में तो उसके द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में खाना बनता है वो क्या करता है कि शैवाल कवक को देता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। देखिए आपने क्या कहते हैं, जितने भी फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो अगर जब एक खेत में फसल उगाते हैं तो जब फसल उग जाता है तो उस मिट्टी की जितनी भी गुणवत्ता होती है वो क्या हो जाती है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, लगभग ख़त्म हो जाती है। तो उस उसी मिट्टी में अगर आपको दोबारा फसल उगाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो जो किसान होते हैं वो उसके अंदर खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, है ना। वो इसलिए डालते हैं ताकि उस मिट्टी की जितनी भी पोषक तत्व है वो वापस उसको मिल सके, समझ रहे हैं। इसलिए तो कैसे मिलती है वो, इसी रिप्लेसमेंट होती है। ठीक है, रिप्लेनिश्ड होती है। तो क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है। क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ताकि उनको पोषक तत्व मिल सके। ठीक है, उन्होंने जो अपनी पोषक तत्व खोई है एक फसल को उगाने के लिए वो वापस उन्हें मिल सके। आप पढ़ चुके हैं कि पादप जो होते हैं, मतलब पौधे जो होते हैं, वो मिट्टी से खनिज पोषण तत्व अवशोषित करते हैं। हाँ ठीक है, हमें पता है कि वो जितने भी पौधे होते हैं वो अपने खाने बनाने के लिए पोषक तत्वों के साथ मिट्टी में से ले लेते हैं। अतः मृदा मतलब मिट्टी में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है, बिल्कुल कम होती जाती है, क्योंकि वो खींचते रहते हैं पौधे। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। बिल्कुल, उर्वरक एवं खाद में क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, पोटेशियम होता है ना, फॉस्फोरस होता है, जैसे पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, और पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण लगातार वो इसको खींच रहे हैं पौधे, ठीक है, मिट्टी में से, तो उनकी मात्रा क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं हम, इसलिए हाँ यहाँ से, इसलिए मृदा मतलब मिट्टी को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए, मतलब पुनः इनको देने के लिए भूमि में क्या करते हैं, मिट्टी में क्या करते हैं हम, धरती में उर्वरक और खाद मिलाते हैं। मिलाने की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? ताकि इसकी सारी पोषक तत्व वापस आ जाए। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो, अगर हमें पता हो कि पादप मतलब पौधे, कि पौधों के पोषण, कि पौधों को किस तरह पोषण दिया जाए, किस तरह उन्हें संभाल के रखा जाए, किस तरह उन्हें देखभाल की जाए, उनकी ये आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो, अगर हम जानते हैं अच्छे से, तो हम ना केवल पादप मतलब पौधों को उगा सकते हैं, बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं, अगर हमें नॉलेज है तो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रह गया। अब देखिए ये क्या है कि पादपों मतलब पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। हाँ ठीक है, हमें समझ में आ गया कि पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है ज़्यादा। ठीक है, और फसल कटाई के बाद जब फसल काट लेते हैं उसके बाद मिट्टी में जो मृदा है मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, यद्यपि अगर वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, हमें पता है कि वायु में नाइट्रोजन गैस पूरी प्रचुर मात्रा में, एकदम भरपूर मात्रा में, ठीक है,
परंतु पौधे इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं कि हमारे वातावरण में तो नाइट्रोजन है, लेकिन वो डायरेक्ट वातावरण से नहीं ले सकते नाइट्रोजन पौधे, तो क्या चलेंगे। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। तो देखिए, विलेय रूप का मतलब क्या हो कि पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अवशोषित, कैसे करेंगे। विलेय का मतलब जब वो पानी और नीचे से सारी चीज़ें मिनरल्स लेते हैं तो उसी के साथ घुल के वो पानी के अंदर वो नाइट्रोजन चला जाता है। पर कैसे जाता है, वो कुछ जीवाणु को राइबोजियम कहलाते हैं। कुछ जीवाणु जो राइबोजियम कहलाते हैं, क्या करते हैं, वो मिट्टी के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जो वायुमंडल से मतलब एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे, वो बाहर के वातावरण से नाइट्रोजन ले लेते हैं और उसको विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। उसको कुछ यूजफुल फॉर्म, कुछ ऐसे तरीकों से वो उसको बदल देते हैं जिससे क्या करता है, और वो मिट्टी में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है कि जड़ें जो होती है पौधों की वो ले लेती हैं। ठीक है, तो बाहर से वो नाइट्रोजन लेते हैं, उसको वो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद उससे क्या होते हैं, वो छोड़ देते हैं जब अंदर मिट्टी में, जिसकी वजह से पौधे ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या बात करें, परंतु राइबोजियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। राइबोजियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, तो कैसे फिर कैसे काम करता होगा, कैसे जिंदा रहता होगा। ये चना, मटर, मूंग, सेम, ठीक है, तथा अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये कैसे होता होगा। अब देखिए, ये क्या करता है कि पौधों को, अभी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पूरे को आपको आराम से समझा देता हूँ कि इस पूरे में कहना क्या चाहता है ये। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जब राइबोजियम जो होता है, जब वो बाहर से वातावरण से जब ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को ले लेता है और वो यूजफुल मतलब उपयोगी तत्वों में उसको यूज़ करके, मतलब क्या करता है कि एक यूजफुल फॉर्म बनाता है, जिससे वो यूजफुल फॉर्म बनाएगा और वो क्या करेगा, मिट्टी में छोड़ देगा, जिसकी वजह से जो मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती है पौधे की, वो उसको खींच लेती हैं, ले लेती हैं वो पानी के साथ। ठीक है, ठीक है, तो राइबोजियम ने ये तो पौधों के लिए काम किया। अब पौधों ने क्या काम किया, तो पौधों ने जब खाना बनाया ना, तो उस खाने को राइबोजियम को दिया। बात समझ आई। तो राइबोजियम ने उन्हें नाइट्रोजन दिया और उसके बदले में पौधों ने उनको खाना दिया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि दालों की फसलों के लिए उन्हें मिट्टी में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, एक बार बताओ। नाइट्रोजन मतलब उर्वरक में नाइट्रोजन होता है, तो उसमें देने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, पता है क्यों नहीं रहती नाइट्रोजन की आवश्यकता, क्योंकि वो राइबोजियम उसको फुलफिल कर देता है। ठीक है, उसने राइबोजियम को खाना दिया और राइबोजियम ने उसको नाइट्रोजन दिया, तो अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ की, उर्वरक की, वो ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो यही सब था। ठीक है, इन सब में यही सब था। अगर मैं बात करूं, हाँ, हमें पता है कि कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, दूसरों के खानों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो दूसरे के खाते हैं, कीड़ों खाते हैं, कीड़े मकोड़ों खाते हैं, दूसरे पौधों खाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में बस इतना ही था और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो देखिए, हमेशा मैं हर बार बोलता हूँ कि मेरी वीडियो को हमेशा आप सपोर्ट करो। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, प्लीज़, थैंक यू सो मच।